हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। इस वीडियो लेक्चर में मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आप सॉल्यूशन को आगे देखें। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सेक्शन ए 1 मार्क ईच के क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। 135 और 225 का HCF, चार ऑप्शन है 25, 35, 45, 55। व्हाट इज़ द HCF ऑफ 135 एंड 225? दो तरीके हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। 225 को आपने 135 से डिवाइड करना है, ठीक है। हमें तो भाई 1 मार्क में तो आंसर ही देना है। 12 में से 3 गए 9 और ये आ जाएगा 135, 90 एकम 90, 45, 90 को इधर ले आएंगे, 45 दूनी 90। अंतिम डिवाइजर अपना क्या आ रहा है, लास्ट डिवाइजर 45 आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 45। इसी को हमने फैक्टराइजेशन से भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ गया तो आप कैसे करेंगे। 2 पे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। 5 और 3 8 1 9, 3 पे जा रहा है तो 3 चौके 12, 3 5 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 पे जा रहा है, 3 5 जा 15 और फिर 5 पे जा रहा है, 5 1 जा 5। ऐसे ही 225 के फैक्टर कर लो। 3 पे जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 9, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 5 पे जाएगा, 5 5 25 और 5 1 जा 5। 135 के फैक्टर लिख लीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। और 225 के भी फैक्टर लिख लीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। जो जो मिलते हैं उनको सर्कल कर लो। एक पेयर ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो इन तीनों की प्रोडक्ट से जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 हो जाएगा 3 × 3 × 5, दैट इज़ 45। और 45 हमारा ऑप्शन नंबर C है। और अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड मैंने आपको बताया, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इससे करना है, वरना 1 मार्क के लिए आप जल्दी से लॉन्ग डिवीजन मेथड से फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें वहाँ आंसर देना होता है, सॉल्यूशन नहीं देना होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देख लीजिए फटाफट। 0.104 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस 0.104 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि ऊपर सब में 104 है, लेकिन नीचे सब में 10 की पावर है, तो आपको 10 की पावर में आपका आंसर देना है 0.104। वैसे तो बहुत आसान है, 104 के नीचे 1 लगाएंगे और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे। अब 1000 का मतलब 10 की पावर 3 होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वर्बल क्वेश्चन है, उसके लिए तो मुझे पेन भी नहीं उठाना। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ग्राफ दे रखा है और इसके शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको कोई ग्राफ का क्वेश्चन दिया जाए और वो एक्स एक्सिस को जितनी प्लेसेज पर कट करे उतने ही आपके जीरोज होंगे। तो ये 1 2 ग्राफ कहाँ कट कर रहा है ये देखना है, 3 और 4। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसकी 4 जीरोज बनेंगी, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि 4 शून्यक हमारे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। क्या स्टेटमेंट है, रैखिक समीकरणों 2x घटा 3y जमा 9 बराबर है 0 और 4x घटा 6y जमा 18 बराबर है 0 द्वारा प्रदर्शित रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदीय संपाती समान। मतलब दीज 2 इक्वेशंस आर गिवन, और हमें बताना है कि उनसे जो लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल हैं या कुछ भी नहीं है। तो मैं इक्वेशंस यहाँ पर पहले राइट करती हूँ। इक्वेशंस हैं बेटा 2x - 3y + 9 = 0। सेकंड है 4x - 6y + 18 = 0। 1 मार्क का है, डिटेल सॉल्यूशन नहीं करना है। हम इनमें से पहले A1 B1 और C1 छाटेंगे। A1 होता है x का कोफिशिएंट, x को ढक लिया जो बचता है वो A1 है, y को ढक लिया जो बचता है वो -3 है, वो B1 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो C1 है। ऐसे ही यहाँ से A2 देखो, वैसे तो ये वर्बल है, ये लिखना भी नहीं है आपने 1 मार्क में, मैं तो आपको समझा रही हूँ इसलिए ऐसे कर रही हूँ। 4 है,
B2 y के आगे है -6 और C2 कितना है 18 है। वैसे आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगी, ये तो मैं आपको बस करके दिखा रही हूँ, वरना अगर मैंने इसको पेपर में करना हो तो मैंने क्या करना है, मैंने इनको डिवाइड करना 2/4 1/2, माइनस से माइनस कट गया 1/2 1/2। भैया तो तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं तो मेरी जो लाइंस है वो क्या बनेंगी, कोइंसिडेंट बन जाएंगी, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो मैंने तो पेन भी नहीं चलाया, ये तो मैं अब आपको समझा रही हूँ कि 2 नंबर में भी आ जाए तो A1/A2 1/2, B1/B2 -3/-6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और बेटा जी C1/C2 की बात करें तो 9/18 1/2, तीनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी आप इसको हैंडल कर सको। जब तीनों इक्वल है तो जो लाइन होती हैं वो हमारी समपाती होती हैं, इंग्लिश में कहूँ तो कोइंसिडेंट होती हैं, और ऑप्शन नंबर बी होता है। वैसे आपको ये कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन पेपर में ही देख लो, x वाली रेशो आ रही है 2/4 यानी 1/2, y वाली रेशो भी 1/2 और लास्ट वाली भी 1/2, तीनों रेशो इक्वल हैं, इसका मतलब लाइंस कोइंसिडेंट हैं। तो हमारी जो संपाति ही पूछा है उसने वो हम बता देंगे। तो ये सारा सिर्फ मैंने आपको रिवीजन के लिए कराया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस द्विघात समीकरण का विविक्तर कितना। विविक्तर का मतलब इंग्लिश में होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन है आपकी x² + x + 1 = 0। ठीक है, इसमें से पहले तो आपने a b c छांट लेना है। a यानी x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और b जो कि x का कोफिशिएंट है वो भी 1 है, और c भी कितना है 1 है। और आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्तर होता है, उसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, यानी 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, तो 1 - 4 कितना आ गया -3। अब -3 हमारे कौन से ऑप्शन में है वो हमने चेक कर लेना है, तो देखते हैं भाई। -3 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 सीक्वेंस गिवन है और आपको बताना है इनमें से एपी कौन सी है। वर्बल क्वेश्चन है, यहीं देख लो। 2 4 8 12, इनमें कितने का गैप है 2 का, और इनमें कितने का है 4 का, तो ये तो एपी है नहीं, तो पहला तो कैंसिल हो गया। दूसरे पे आ जाओ भाई, 0.2 0.22 0.222, ध्यान देना 0.2 0.22 0.222, इसमें से इसको घटा लो। घटाना आता है या नहीं डेसिमल का, पॉइंट के जस्ट बाद वाली स्टेटमेंट हमने ऐसे ही लिखनी होती है। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 2 में से 2 गया 0, ये डिफरेंस आ गया पहले इन दोनों का। अब इनको माइनस करो, 0.222 में से 0.2, ये सब रफ में करना है, 2 0 0 0। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो सेकंड वाली भी अपनी एपी नहीं बनेगी। थर्ड पे आ जाओ, देखो इसको भी देख लो, 1 3 9, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 6 का, और यहाँ तो 19 का गैप है, तो ये भी नहीं, तो बच के आ गई, यही बच गई। चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है एपी है या नहीं, क्योंकि अगले ने चारों ऑप्शन में नन ऑफ दीज तो दे ही नहीं रखा। भाई नन ऑफ दीज दे रखा होता तो भी हम सोचते। अब 3 को तो हमने चेक कर लिया, ये एपी है नहीं, तो बची चौथी, तो यही एपी बनेगी। फिर भी चलो चेक कर लेते हैं, -10 -6 -2 और 2, इनको माइनस करना है A2 - A1, तो माइनस का 6, एक माइनस ये रहा और एक A1 के नाम का रहा, तो -6 + 10 कितना आया 4। अब A3 - A2 करो, हैं A3 कितना है -2, और माइनस का -6, तो -2 + 6 कितना आया 4, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा एपी हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर 10th क्लास के प्रीवियस ईयर में आज तक जितने भी MCQ आए हैं चैप्टर वाइज, उनकी वीडियो बना रखी है। उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जो चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आने हैं, आप उनकी तैयारी वहां से 1 मार्क के क्वेश्चन की कर सकते हो। पूरा करा रखा है, वैसे मैंने पिछले साल के सारे पेपर्स करा रखे हैं, मतलब 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, तो उनको आप देख सकते हो। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं इसलिए। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 7:3 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा रिजल्ट आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज DEF के,
तो एक रिज़ल्ट होता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ए बी बटे डी ई का वर्ग कह लो, या बी सी बटे ई एफ का वर्ग कह लो, या ए सी बटे डी एफ का वर्ग कह लो। तो ये वाला क्वेश्चन घूम फिर के ज़रूर आता है। कई बार आपको क्षेत्रफल का रेशो दे देते हैं, भुजाओं का अनुपात निकालना होता है, और भुजाओं का दे देते हैं तो क्षेत्रफल का निकालना होता है। अब मैं आपको इसको मतलब प्रॉपर तरीके से भी बता देती हूँ, डायरेक्ट कट शॉर्टकट भी बता दूँगी। ये दे रखा है 7/3 और ये भुजाओं का रेशो हो गया ए बी बाय डी ई का स्क्वेयर। अब दोनों तरफ से स्क्वेयर हटाना है तो दोनों तरफ कर दो स्क्वेयर रूट, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये तो ऊपर रह गया √7, नीचे रह गया √3, और ये ए बी और डी ई इनकी साइड्स हो गई, तो साइड्स का रेशो ये आ गया। तो हमारा आंसर आएगा √7 √3। अब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ इस तरह के क्वेश्चन को करने का। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और भुजाओं का निकालना है, ध्यान से सुनना, तो भुजाएं छोटी होती हैं, तो जो अनुपात दे रखा है उन दोनों का वर्गमूल कर दो, 7 का भी कर दो, 3 का भी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर अनुपात आपको भुजाओं का दे रखा है और क्षेत्रफल तक जाना है तो आप वर्ग करोगे। मान लो यहाँ लिखा होता कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 7:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, तो आपने इसको बड़ा करने के लिए वर्ग कर देना था। 7 का वर्ग 49 और 3 का वर्ग 9। अगर क्षेत्रफल से भुजा पर जाना है तो वर्गमूल करना है, भुजाओं का दे रखा और क्षेत्रफल पर जाना है तो वर्ग करना है। तो अभी तो हमें क्षेत्रफल का दे रखा था अनुपात, भुजाओं पर जाना था तो हमने वर्गमूल कर दिया, और ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में डी ई पैरेलल बी सी है तो डी बी का मान क्या है। पहले मैं डायग्राम थोड़ा सफाई से बना लेती हूँ। देखिए बेटा, ये डायग्राम है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो हमारे पास थेल्स थ्योरम होती है कि अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। यानी ए डी बाई डी बी, डी बी को मैं एक्स मान लेती हूँ, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। क्लियर? 1 नंबर का है। ये सारे सॉल्यूशन आपने कहीं नहीं करने हैं, आपने इनको वर्बल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो करना है। मैं तो रिवीजन करा रही हूँ इसलिए डिटेल में आपको समझा रही हूँ। तो ए डी हो गया 1.2, डी बी हो गया x, ये हो गया 1.8 और ये हो गया 5.4। ऊपर और नीचे डेसिमल के बाद सेम स्पेस है, तो 18 और 54 दोनों का डेसिमल, ये दोनों का डेसिमल हट के 18 और 54 रह जाएगा, 18 3 54, ये आ गया। ये बन गया 1.2 बाई एक्स इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1.2 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स, 12 3 36, 3.6 बराबर एक्स आ जाएगा। यानी डी बी की जो लेंथ है वो 3.6 आ जाएगी, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। 2, 3 और 4 एक बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 9। 2, 3 और 4 एक, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस क्या होती है अगर आपको याद हो तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ ना उस तरीके से आप इनको 2 मार्क्स के लिए भी कर सकते हो, और 1 मार्क के लिए तो आपने मिनिमम कैलकुलेशन करके जल्दी से सॉल्व कर देना है। तो x2 यानी 4 में से 2 माइनस, देखो अब ये मैं आपको घटा के दिखा रही हूँ, बार बार मैं इस बात पे फोकस कर रही हूँ, मैं आपको घटा के दिखा रही हूँ। लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, मैं सीधा यहाँ 4 लिखूँगी उस टाइम पे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 माइनस करेंगे तो उसका स्क्वायर। ये स्टेप हम करेंगे नहीं, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया -2 का भी स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 का अंडर रूट 4 गुणा 2। पता है ये इरेशनल नंबर है। मैं आजकल यूट्यूब पर आप लोगों के लिए डेली कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन भी डाल रही हूँ, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करें, अपने सच्चे दिल से ट्राई करें, सॉल्व करके जब आंसर डालें। 24 घंटे के बाद मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी डाल देती हूँ। इस तरह अगर आप रोज़ का एक क्वेश्चन करेंगे तो साल के आपके 365 क्वेश्चन तो पक्के होंगे। तो कल मैंने एक रूट का डाल रखा था, विच वन इज इरेशनल। ये नंबर इरेशनल होना था, लेकिन किसी भी मतलब बहुत बच्चों ने गलत आंसर दे रखा था। बहुत से स्टूडेंट्स ने
लिख रखा था कि √4 इज इरेशनल। √4 इरेशनल कैसे हो जाएगा? इसका अंडर रूट तो 2 या -2 होता है, तो वो तो रैशनल होता है। इसका हो जाएगा 2√2 और √2 इरेशनल होता है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी 2√2 आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। और मैंने यहाँ क्वेश्चन के बारे में भी बता दिया। आप भी कम्युनिटी टैब पर जाकर मेरे चैनल पर उन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। चलिए, ज़्यादा ऊपर हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक कक्षा के, दिख रहा है आपको, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों के अंक निम्नलिखित है, तो माध्यक ज्ञात करो, फाइंड द मीडियन। अब मीडियन के लिए आपने डाटा को क्या करना है? जब भी मीडियन की बात आती है तो वी विल राइट डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये तो बाई चांस असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 के बिल्कुल बीच में कौन सी टर्म आएगी? 5th टर्म। 4 इधर से चली गई, 4 इधर से, बीच में आ गया 32, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 10 MCQ थे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो MCQ नहीं है, उनमें आपने आंसर राइट करना है। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, 825 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो हम फटाफट पहले 825 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर उसको आंसर में लिख देते हैं। अब ये 2 पे तो जाएगा नहीं, सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स को नोट कर लिया करो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब 2 पे तो जाएगा नहीं। 3 के लिए क्या चेक करते हैं? सम ऑफ द डिजिट्स। 8 और 2 10 और 5 15, 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 2 3 7 21, 3 5 15। अब ये 3 पे नहीं जाएगा, अब 7 और 2 9 और 5 14, तो ये जाएगा 5 पे। 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 पे जाएगा, और फिर 11 एकम 11। तो 825 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11, और आप इस आंसर को उसमें अपने आंसर शीट पर लिख दोगे। आगे बढ़ें 12वें में, ध्यान से देखना ज़रा, बहुत आसान सा है। संख्या 8 के पहले 15 गुणज का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब ध्यान दो, 8 का पहाड़ा, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, और 15 तक जाना है, तो 15 8 120। आपके पास SN का फॉर्मूला होता है n/2 × a + l भी होता है। ठीक है, n पता है, बुक वाले ने बोल दिया है कि भैया 15 टर्म है। ठीक है, और a भी पता है कितना है, 8 है, तो रह क्या गया 15/2, a की जगह 8 लगा दो, l की जगह 120, 15/2 128, कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 2 4 जा, 15 और 64 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60, 15 6 90 और 6 96, 960 हमारा आंसर आ जाएगा। 1 ही मिनट का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 13th पर। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो 0 0 होते हैं, ये 13th था। 14th चलते हैं, ये पूछ रहा 4,4 किस क्वाड्रेंट में है? 4 4 दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है, y भी, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? पहले क्वाड्रेंट में है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या पहले चतुर्थांश में है। ठीक है, दोनों मीडियम में थोड़ा सा उलट पुलट हो जाता है। और ये देख लीजिए आप एक बार, 13th है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, 4 4 कौन से चतुर्थांश में है? पहले में। और प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य खाली स्थान होगा। माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो और पहली 5 प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 और बटे में 5, और 5 और 4 9 और 3 12 13 14 और 1 15/5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट था। 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब हम 2 मार्क्स की ओर देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन बी, 2 मार्क्स ईच। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 1/4 और -1 है। मैं इंग्लिश में भी फटाफट बोल देती हूँ। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज रूट्स इज 1/4 एंड द प्रोडक्ट इज -1। तो हमें क्या दे रखा है कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, द्विघात बहुपद के, यहाँ आप लिखो शून्यकों का योगफल। ठीक है, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ रूट्स, जिसे हम s लिखेंगे, वो कितना है? 1/4 है।
शून्यकों का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसे हम p लिखेंगे वो -1 है। तो वो जो द्विघात बहुपद है वो कैसे बनेगा, बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से हम इसको करेंगे क्योंकि 2 ही नंबर का है। ये फॉर्मूला होता है x² माइनस SX प्लस p। ये बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन होता है, मतलब बहुत आसान होता है और ये हर बार लगभग पूछा ही जाता है किसी ना किसी कोड के अंदर। हर क्वेश्चन मतलब 4 सेट आ जाते तो एक सेट में तो 100% पूछा जाता है। तो x² माइनस SX जमा p करना है, s की जगह 1/4 रखना है और p की जगह -1 रखना है। ये बन गया x² माइनस 1/4x माइनस 1। ठीक है, अब इस 4 को हटाने के लिए हम इस पूरी पोलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक थ्योरम होती है कि ax² प्लस bx प्लस c के वही रूट्स होते हैं जो k लगने के बाद भी उसके रूट्स वही आएंगे, तो रूट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ भी हो गया 4 से मल्टीप्लाई, पूरे को करना है, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। तो ये बन गया 4x², 4 से 4 कट गया, -x -4। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, वो द्विघात बहुपद आ जाएगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 4 से है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 27 है और जिनका गुणनफल 182 है। यानी हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो माना पहली संख्या, देखो कई बच्चों को ये पता ही नहीं लगता कि भाई मैं इसको किस मेथड से करूं, x, तो वो क्या कर लेते हैं, दूसरी संख्या को ले लेते हैं y। अब हमें कहा गया है कि इन दोनों का सम 27 है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँगी तो x उधर चला जाएगा, 27 माइनस x आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड लिख रही थी मैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है x और y की वो 182 है। और यहाँ आने के बाद हमें पता लगता है कि भाई हम इसको रैखिक समीकरण के मेथड से नहीं कर सकते, लीनियर इक्वेशन से नहीं कर सकते। तो ये x, यहाँ y की वैल्यू रखेंगे, कितनी आ जाएगी, 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। सारी टर्म्स को राइट में ले जाओ, तो ये x² उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और 182 ऑलरेडी प्लस का है, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब या तो आपने इसको फैक्टराइज करना है या डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करना है। 27 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनकी एडिशन तो 27 आए और प्रोडक्ट 182 आए। कुछ बच्चों को अगर ये ना करना आए तो वो 182 को फैक्टराइज कर लो, 2 × 18, 3 पे नहीं जाएगा, 13 7 91, 7 और 13 एकम 13। अब 182 के ये फैक्टर्स हो गए 2 × 7 × 13, तो मैंने बता रखा है पहला और लास्ट 2 फैक्टर लो, उनसे बात नहीं बने तो पहले दोनों और पिछले वाला लो। तो 2 7 14 और 13 27 हो गया, और 14 और 13 की गुना 182 है। तो इस 27 को हम 14 + 13 लिखने वाले हैं। ये बन गया 14 + 13x = 182 बराबर 0। इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं NCERT में जिनके दोनों के सेम फैक्टर यही बनते हैं, माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 14। इन दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 है भाई, ये दोनों में से कॉमन ले लिया और ये यहाँ x बचा, यहाँ 13 बचा। तो या तो x माइनस 14 को 0 रखेंगे तो बेटा जी x की वैल्यू आएगी 14, या x माइनस 13 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 13। अब हमने क्वेश्चन क्या है, दोनों नंबर निकालने हैं। अगर x 14 है तो y कितना होगा। अभी y देखो, ये 27 माइनस x है y, तो अभी ये x की 2 वैल्यू आई हैं, ये आंसर नहीं है। आंसर तो अब आएगा 27 माइनस 14 यानी y 13 आएगा जब x की वैल्यू 14 है, और जब x की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू 14 आएगी। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल सकते हो आप अपने डाउट्स।
और ये बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। बिंदुओं -3, -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में बांटता है। तो मैं तो इसके लिए प्रेफर करती हूँ कि आप एक छोटा सा डायग्राम बना लें। ये ए पॉइंट है -3, 10, ये टेढ़ा हो गया भाई थोड़ा यहाँ। ये बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -8 और इनके बीच में कहीं कोई तीसरा पॉइंट है -1, 6 जो इसे किस रेशो में बांट रहा है ये हमने देखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिए गए बिंदु गिवन पॉइंट्स ए है -3, 10, बी है 6, -8। माना बिंदु सी, नाम तो देना पड़ेगा, -1, 6। माना बिंदु सी रेखाखंड ए बी को, जब भी अनुपात का सवाल आए तो आपने k/1 लेना है, k अनुपात 1 में बांटता है। लेट पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन k/1। ये डायग्राम हो गया। अब हम यहाँ पर कौन सा नियम लगाने जा रहे हैं, विभाजन सूत्र से सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हम केवल x को यूज करेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, थोड़ा ऐसे रखो, दोनों दिखने चाहिए। m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। तो k को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो k × 6, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और नीचे इन दोनों का एडिशन आ गया, ठीक है। चलें आगे। लेकिन ये तो जो x की वैल्यू है यहाँ तो पहले से दे रखी है, कितनी है, -1 है, तो लेफ़्ट में तो आ जाएगा -1 और ये बन जाएगा 6k -3 डिवाइडेड बाय k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी, इधर ले जाओ। -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बराबर है 6k -3 -k -1 बराबर है 6k -3। k को एक तरफ ले लो और 1 को राइट में ले जाओ, ठीक है। अब ध्यान देना, ये बन गया -7k बराबर है -2, तो k की वैल्यू आ गई 2/7, 2/7। हमने अनुपात निकालना है जो कि k अनुपात 1 है। तो अब आप अंत में यहाँ लिख दोगे अतः अनुपात बराबर है k/1, यानी कि 2/7/1 और 7 को इधर ले जाओ तो ये हो गया 2:7, यानी कि बिंदु सी उसको 2/7 में डिवाइड कर रहा है। तो आज यहीं कंक्लूड करेंगे बेटा, बस 26-27 मिनट का ये आपका लेक्चर हो जाता है, इतना सफिशिएंट रहता है। सेक्शन बी तक हो गया, सी और डी को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।